Hello my dear students, today we learn about chromosomal theory of inheritance। आज हम लोग वंशागति के गुणसूत्रीयवाद के संबंध में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका की खोज की। इसके बाद सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से जीवित कोशिका की खोज की। इसके बाद सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक की खोज की। सन 1842 ईस्वी में नायगले नामक वैज्ञानिक ने जीव कोशिकाओं में केंद्रक में कुछ सूत्रवत संरचनाएं देखी। यानी सन 1842 ईस्वी में नायगले नामक वैज्ञानिक ने जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं के केंद्रक में कुछ सूत्रवत संरचनाएं देखी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखी, जिसकी पुष्टि सन 1872 में रूसो नामक वैज्ञानिक ने और 1876 में बाल्बियानी नामक वैज्ञानिक ने की थी। सन 1888 ईस्वी में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने इन्हीं सूत्रवत संरचनाओं को क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र नाम दिया। यानी सर्वप्रथम गुणसूत्र नाम देने का कार्य वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया, जबकि नायगले नामक वैज्ञानिक ने सन 1842 में कोशिका की खोज की थी और सन 1888 ईस्वी में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने उन्हीं सूत्रवत संरचनाओं को क्रोमोसोम नाम दिया। इसके बाद में पता चला कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं यह माप, आकृति और रचना में अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु किसी एक जीव जाति के सारे सदस्यों की सारी सोमैटिक सेल्स अर्थात दैहिक कोशिकाओं में एक निश्चित माप, आकृति एवं रचना वाले गुणसूत्रों की निश्चित संख्या का एक समूह होता है, जिसे उसका कैरियोटाइप अर्थात जातीय गुणसूत्र प्रारूप कहा जाता है। यानी किसी जीव जाति के सारे सदस्यों की सारी कोशिकाओं में समान आकृति, रूप, रंग, रचना वाले गुणसूत्रों का एक समूह होता है, जिससे उस जाति का कैरियोटाइप कहा जाता है। जैसे कि आप एक उदाहरण लें, मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 46 होती है, परंतु यह गुणसूत्र सदैव जोड़े के रूप में होते हैं। इस प्रकार से मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक दैहिक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, परंतु इसमें से प्रारंभ के 1 से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। ऑटोसोम्स कहा जाता है या इन्हें सोमैटोसोम्स भी कहा जाता है। दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। और 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है इसको सेक्स क्रोमोसोम अर्थात लिंग गुणसूत्र कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स इसको कहा जाता है। जो 1 से 22 जोड़ी तक के क्रोमोसोम्स होते हैं वह सोमैटोसोम्स अर्थात ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और यह जो पूरे गुणसूत्र हैं दैहिक कोशिकाओं में, यह सदैव जोड़े के रूप में जोड़े में रहते हैं। और जो गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं इन गुणसूत्रों को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है।
होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी सम गुणसूत्र कहा जाता है। और इस प्रत्येक जोड़ी के होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक गुणसूत्र माता से अंडाणुओं द्वारा प्राप्त होते हैं और एक गुणसूत्र पिता से शुक्राणुओं द्वारा संतान को प्राप्त होते हैं। यानी प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक गुणसूत्र माँ से मादा युग्मक इकाई अर्थात अंडाणु द्वारा प्राप्त होते हैं और एक गुणसूत्र पिता के शुक्राणु से अर्थात नर युग्मक इकाई द्वारा पिता से संतान को प्राप्त होते हैं। इस तरह से प्रत्येक जीव जाति में यह जो गुणसूत्रों का सेट होता है वह ही उसका कैरियोटाइप कहलाता है। आप इसके बाद जानते होंगे कि जिन जीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसमें निषेचन होने से पूर्व ही युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। जैसे पुरुष में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह टेस्टिस है और फीमेल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह ओवरी है। टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा स्पर्म्स बनते हैं और ओवरी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, जिसको oogenesis कहा जाता है, इसके द्वारा ओवम बनते हैं। टेस्टिस की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 अर्थात 23 जोड़ी होती है। ओवरी की भी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 होती है। लेकिन यह जो स्पर्म्स बनते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाती है और स्पर्म एक नर युग्मक इकाई है और ओवम एक मादा युग्मक इकाई है। अर्थात युग्मक जनन की प्रक्रिया में बनने वाले युग्मक यानी पुरुष में स्पर्म्स और मादा में ओवम में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। लेकिन जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इस स्पर्म की सहायता से ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो संरचना जाइगोट होती है, इस जाइगोट में पुनः गुणसूत्रों की संख्या 46 अर्थात 23 जोड़ी मेंटेन हो जाती है और इसी युग्मक से एक संतान का विकास होता है, जिसकी प्रत्येक दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 होती है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक जीव जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और उस जीव को जिसमें कि लैंगिक जनन होता है 50% क्रोमोसोम्स माता से ओवम द्वारा और 50% क्रोमोसोम्स पिता से स्पर्म द्वारा आते हैं। इस तरह से गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक जीव जाति में मेंटेन हो जाती है। इसके बाद जब गुणसूत्रों की संख्या युग्मक इकाई अर्थात स्पर्म्स और ओवम में आधी रह जाती है, तो इसी को उसका हैप्लॉइड समूह कहा जाता है। अर्थात किसी भी युग्मक कोशिका में, चाहे वह स्पर्म हो अथवा ओवम हो, गुणसूत्रों का एकल समूह पाया जाता है और इसी गुणसूत्रों के हैप्लॉइड ग्रुप को उसका जीनोम कहा जाता है। इसके बाद बाबरी और शटन नामक वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि जब गुणसूत्रों की संख्या
किसी जाति का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है और जो स्पर्म्स हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या और ओवम में गुणसूत्रों की संख्या दैहिक कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी है, तो यह गुणसूत्र ही माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ठीक उसी प्रकार से ले जाते होंगे जैसे मेंडेल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों में लक्षणों का ट्रांसफ़र होता है। इसी आधार पर बाबरी और शटन नामक वैज्ञानिकों ने सन 1902 में क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस अर्थात आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का गुणसूत्रीय बाद प्रस्तुत किया। परंतु जब यह देखा गया कि मनुष्य में या किसी भी जीव जाति में गुणसूत्रों की संख्या से अधिक आनुवंशिक लक्षणों की संख्या है, तो इस वाद पर यानी क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस पर शंकाएं पैदा होने लगी। इसी बीच जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन्स की खोज कर लिया। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जब जीन्स की खोज कर लिया तो उन्होंने कहा कि जीन्स डीएनए का वह छोटे से छोटा रूप है जो प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। और इसी बीच टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला मक्खी पर अपना प्रयोग किया था और उन्होंने कहा कि यह जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस पर जीन्स ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे माला में उसकी मणियाँ व्यवस्थित होती हैं, यानी जीन्स गुणसूत्रों पर ही पाए जाते हैं और यह जीन्स ही माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। इसके बाद उन्हीं वैज्ञानिकों ने यानी बाबरी और शटन नामक वैज्ञानिकों ने ही जीन थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। जीन थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रतिपादन बाबरी और शटन नामक वैज्ञानिकों ने ही दिया। उन्होंने कहा कि जीन्स ही वह आनुवंशिक कारक हैं जो माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। इसके बाद तो यह भी सिद्ध हो गया कि जीन्स उत्परिवर्तन की एक इकाई है जिसको म्यूटान कहा जाता है, यानी जीन इज़ द यूनिट ऑफ म्यूटेशन। और यह भी सिद्ध हो गया कि जीन इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शन। जीन कार्यकी की एक इकाई है जिसको रिकॉन यानी रिकम्बिनेशन की एक इकाई है।